पीटीआई के इजलास की इनसाइड स्टोरी। हेटेड आर्गूमेंट्स चल रहे थे, ज़्यादा बहस इस बात पे हो रही थी कि जनाब हमें इस टाइम गद्दार कहा जा रहा है। पार्टी के अंदर हर बंदा उठता है दूसरे को गद्दार, कारकुनान जो है वो हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर अलग हमारी बैशिंग हो रही है, हम मुकदमात फेस कर रहे हैं, मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, घर बार हमारे वो इफ़ेक्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद इतनी कुर्बानियाँ दे के भी लोग हमें गद्दार कह रहे हैं और हमारे ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। और फिर डिबेट शुरू हो गई कि ये मामला इनिशिएट कहाँ से हुआ यहाँ से कि इमरान खान साहब की जो डायरेक्शन थी बजट पास करने के हवाले से, तो वो निसार जट साहब वहाँ पे शुरू हुए। सबसे पहले तो इजलास की कार्रवाई का जो आगाज़ था ना, बेसिकली वो हुआ जो पीटीआई के 5 असीर रहनुमाओं ने, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, ये उमर चीमा, एजाज चौधरी, इन सब का जो एक ख़त आया था कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, सबसे पहले इन्होंने वो ख़त पढ़ के सुनाया चीफ व्हिप आमिर डोगर ने इजलास के दौरान कि ये हमारे असीर कैदियों की जानिब से ख़त लिखा गया है, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी जानिब से जो पैगाम है वो पार्टी के सामने पढ़ के बताया गया। उसके बाद ये सारी फिर हेटेड आर्गूमेंट और डिबेट शुरू हुई और एहतजाज के ऊपर बातचीत हुई कि कैसे इसको बढ़ाना है। इनिशिएट हुआ ये मामला इमरान खान साहब की हिदायत के बाद कि बजट पास नहीं होना चाहिए। तो निसार जट साहब ने कहा अली अमीन गंडापुर से कि जब इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी तो 2 काम होने चाहिए थे, या तो बजट पास ना होता, और अगर ये पार्टी की मुशावरत से बजट पास हो गया था तो फिर सलमान अकरम राजा साहब की जो ट्वीट आई वो नहीं आनी चाहिए थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शॉक हो गया कि ये सारा कुछ कैसे हुआ, बल्कि इसके ऊपर और भी कुछ लोगों ने बातचीत की। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने भी बातचीत की, उन्होंने अपने दलाइल दिए। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन हुआ कि पार्टी के फैसले कर कौन रहा है, समझ नहीं आ रही। टॉप से कोई फैसला आता है, इम्प्लीमेंट होते होते वो चेंज हो जाता है, कभी कोई चीज़ आती है कभी कोई चीज़। तो ये अबहाम जो है ये कारकुनान को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तो अगर बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है तो फिर बैरिस्टर गौहर फैसले करें, हम उनके पीछे खड़े हैं, हमें बताएं क्या करना, क्या है, एहतजाज करना है, क्लियर कट बताएं कि अडयाला के बाहर करना है, हम सारे अडयाला पहुंच जाते हैं। एक जगह से आवाज़ आती है अडयाला जाना है, दूसरी जगह से आती है नहीं अभी नहीं जाना। तो ये कन्फ्यूजन क्यों होती है? अली अमीन गंडापुर भी अगर कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो वो क्लैरिटी से बताएं, हम सारे साथ खड़े होंगे, लेकिन एक यूनिटी का मैसेज दिया जाए। तो हीटेड आर्गूमेंट और डिबेट के दौरान जो सबका जोर था वो इस बात पे था कि बाहर इस वक्त हमें ये मैसेज देना है कि पूरी क़यादत इकट्ठी है, अपने सियासी मुखालिफिन को तो देना ही देना है ना, उसके साथ साथ कारकुनान को भी ये मैसेज देना है कि हम सारे एक हैं, हमारे सारे फैसले एक जगह से इकट्ठे यूनानिमस हो रहे हैं। फिर केपी गवर्नमेंट के हवाले से भी बातचीत हुई कि कुछ सियासी मुखालिफिन जो है वो चाहते हैं कि हुकूमत गिरा दी जाए, या इस तरह का एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है कि हम चाहेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, हम चाहेंगे तो नहीं गिरेगी। तो उसके ऊपर फिर ज़रा सख्त मौक़िफ़ आया सबकी जानिब से और फिर आके एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की गई और तय ये हुआ कि हम अपने कारकुनान को मैसेज दे रहे हैं कि हम पीटीआई की केपीके की गवर्नमेंट को ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि चैलेंज करते हैं कि कोई इसको गिराना चाहता है तो गिरा के दिखाए। अगर मौलाना ये समझते हैं कि वो गिरा सकते हैं या गवर्नर ये समझता है कि वो तहरीक अदम एतमाद ले आएगा, तो इनको ओपन चैलेंज है, वो अगर कर सकते हैं तो करके दिखाएं, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए कि जनाब हम हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन हम गिरा नहीं रहे, ये हमारा बड़ापन है। और दूसरा ये कि किसी जमात से कोई अपील वाला मैसेज भी नहीं है, क्योंकि खबरें चल रही थी ना कि पीटीआई ने मौलाना से रब्ता कर लिया कि खुदा के लिए हमारी गवर्नमेंट ना गिराएं। ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, ऐसी नौबत भी नहीं है। आई डोंट नो कि क्यों मीडिया में ये खबरें फैलाई गई कि पीटीआई ने मौलाना से मदद मांग लिया कि हमारी गवर्नमेंट ना गिराएं, हालांकि मौलाना के पास तो वो इख्तियार है ही नहीं गवर्नमेंट गिराने का, उनके पास नंबर्स भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़तरा नहीं है, कोई सूरत हाल ऐसी बन ही नहीं सकती। जहाँ पे बन सकती है, जहाँ से इनिशिएट हो सकता है, वहाँ पर वो सारा कुछ हो रहा है, मुलाकातें वगैरह सारा। फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब का अहमद वली खान से मुलाकात करना, केपीके का ही है ना, उनसे अचानक मुलाकात करना, फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बुलाना, उसमें राना सनाउल्लाह साहब का बैठना जो सियासी अमूर के माहिर हैं। तो दरपर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन पीटीआई का जो चैलेंज है वो ये है कि आईनी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट गिरा के दिखा सकते हैं तो दिखाइए, ये हमारा चैलेंज है। तो ये एक मैसेज दिया गया कि हम अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड भी करेंगे और किसी के ऊपर रिलाई भी नहीं कर रहे। एक सख्त मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया। बहरहाल अब मामला आके रुका है मुज़ाहमत। फ़ैसला हो गया है कि एहतजाज करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके लिए अली अमीन गंडापुर और उनके कुछ काबिल एतमाद साथियों ने ये इतला मिली है, बल्कि आज अलीमा खान ने भी इसको सेकंड किया, कंफर्म किया कि उन्होंने ऑलरेडी कोई 1-2 प्लान्स बना रखे हैं कि हम ये कर सकते हैं। इस्लामाबाद एहतजाज के लिए कोई मूड नहीं है पीटीआई का कि वो इस्लामाबाद आके एहतजाज करे, यहाँ पर रेड जोन में आए।
एहतजाज के कुछ डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, उनके ऊपर गौर किया जाएगा। उसकी मंजूरी एक छोटा स्मॉल ग्रुप जो है 5, 7, 8 लोगों का वो देगा, उसमें डिस्कस होगा, बजाय इसके कि सारों के साथ ये चीज़ डिस्कस की जाए या प्लान डिस्कस किया जाए जो कि लीक आउट हो जाए बाद में। इसलिए ये डिसाइड हुआ है, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि 7-8 लोग मिल के बैठ के उस प्लान को फाइनलाइज करेंगे एंड देन फिर उसको चैनलाइज करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये बात का प्रोसीजर रहेगा। तो एक तो एहतजाज के ऊपर डिसीजन हुआ है कि मुज़ाहमत जारी रहेगी, अगर बातचीत भी करनी है, डायलॉग भी करना है, तो मुज़ाकरात वाले ऑप्शन के साथ साथ मुज़ाहमत का ऑप्शन बंद नहीं होगा। तो आशूरा के बाद देखते हैं पीटीआई इसको कैसे हतमी मरहले की जानिब लेके जाती है। इमरान खान साहब की जानिब से तो गो अहेड आ गया। अब आ जाइए ज़रा पीटीआई को मिलने वाले आज के एक अहम रिलीफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो लिंक्ड है इमरान खान के केसेस के साथ और कैसे कैसे मामला आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाएगी। मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने, जिसके जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा शायद उनका नाम है, उन्होंने 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी 9 मई वाक़यात में, और उन 4 कारकुनान को जेल भेज दिया गया 10 साल के लिए। हैरानकुन तौर पे जिस वाक़े में मुलव्वस होने का शुबा ज़ाहिर करके उनको जेल भेजा गया, उस वाक़े में या उस जगह पर, यानी 9 मई के वाक़े में उस जगह के ऊपर जहाँ ये सारी कार्रवाई हुई, वहाँ पर इनकी मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। साबित करने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया गया ट्रायल कोर्ट में कि इनके पास से एक टोपी बरामद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैप है, एक इनसे झंडा पीटीआई का बरामद हुआ है और एक गालबन कोई डंडा है। और इल्ज़ाम क्या था? इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम लगा कर के इन 2-3 चीज़ों को बुनियाद बना के कि इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की या साजिश की, उसको बुनियाद बना के इनको 10 साल तक की कैद की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद जब ये मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो 31 दिन तक इसकी समाअत होती रही और 31 दिन के बाद आज 2 जजेस ने ये फ़ैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट में जो इल्ज़ाम लगाया गया वो दुरुस्त नहीं था, इनकी मौजूदगी किसी तौर पे साबित नहीं हो सकी, बल्कि प्रोसिक्यूशन ने कहा हमें थोड़ा और वक्त दे दें, हम सबूत ला देंगे। तो उन्होंने कहा इतना टाइम तो दिया आपको, आप नहीं ला सके, इसलिए उनको बरी कर दिया गया। 10 साल तक की सज़ा जो है वो उनके लिए माफ़ कर दी गई। इसका पीटीआई के ऊपर आने वाले दिनों में भी इम्पैक्ट रहेगा। बहरहाल ये आज का एक बड़ा रिलीफ था पीटीआई के लिए, जो कि अपील की सूरत में उन्हें मिला। और अभी इमरान खान के भी ऐसे ही कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात आने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत खारिज कर दी थी। आज उसका जो फैसला हमारे सामने आया है, उस फैसले में एक पुलिस एहलकार का बयान भी शामिल किया गया है, फैसले का हिस्सा बना दिया गया। वो पुलिस एहलकार क्या कहता है कि मैं पीटीआई कारकुनान के भेस में वहाँ पर ज़मान पार्क चला गया, क्योंकि मैं अक्सर जाया करता था और मैंने पीटीआई के कारकुनान का या पीटीआई की इंतज़ामिया का एतमाद हासिल कर लिया था, इसलिए मैं भेस बदल बदल के इनकी मीटिंग्स में चला जाता था। तो वो ये अपने बयान में कह रहे हैं कि मैंने भेस बदल के इमरान खान की एक मीटिंग में शिरकत की और उसमें इमरान खान जो है वो बता रहे थे कि अगर मैं गिरफ़्तार हो गया तो आपने ये कार्रवाई करनी है, जलाओ घिराओ की, ये जो जिसका इल्ज़ाम है, ये सारी इमरान खान साहब ने उस मीटिंग में वो कह रहे हैं कि बताई थी। तो इस इल्ज़ाम को जवाज़ बनाते हुए या इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज की गई हैं। अब हम कई दफ़ा ज़मान पार्क जा चुके थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, और जो जा चुके हैं उनको भी अंदाज़ा होगा, या जो नहीं भी जा सके उनको भी पता है कि इमरान खान तक एक्सेस इतना आसान नहीं है कि कोई बंदा भेस बदल के वहाँ मीटिंग के अंदर चला जाए और किसी को पता भी ना हो कि कोई अननाउन सा बंदा मीटिंग में बैठा है और वो क्या बात कर रहा है। इमरान खान साहब की अगर किसी से कोई मीटिंग हो भी रही है तो वो तो उनके अपने पार्टी के लोगों के साथ कोई डायरेक्शन या कोई बातचीत करनी है, तो उसमें अननाउन बंदा भेस बदल के कैसे बैठा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम भेस बदल के कारकुनान की शक्ल में उन कारकुनान में मौजूद थे जिन्हें इमरान खान साहब ने हिदायत दी। इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत किसी कारकुन के सामने किसी जगह पे कोई चीज़ ऐसा सच रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन चूँकि वो पुलिस एहलकार ने भेस बदल के ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा सुना और वो उसने जाके गवाह के तौर पर बता दिया, तो उसको उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। जब ये मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक, तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें सामने आएंगी कि कौन से एविडेंस है, ग्राउंड एविडेंस क्या है, इमरान खान की मौजूदगी कैसे साबित होती है। वो मौके पर मौजूद नहीं थे, वाक़या जहाँ पर हुआ उस दिन उस तारीख़ को तो वो नैब की कस्टडी में थे, तो ये उनका ज़मानत हासिल करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है।
तो शायद उनको देर तक जेल में रखा जा सके मुख्तलिफ हीलों बहानों से या तरीक़ों से, लेकिन इस इल्ज़ाम को साबित कर पाना कि उनकी बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अगर सिर्फ इस सबूत के ऊपर इन्हिसार करना है कि कोई बेस बदल के वहाँ पर मौजूद था।